Students, welcome to your DSCG home classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. So students, हमारा टॉपिक क्या है? कोल्ड वार, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12th। कोल्ड वार हम पढ़ेंगे। कोल्ड वार में ये सारे जो टॉपिक हैं इनको हम समझेंगे। तो कोल्ड वार क्या था? कोल्ड वार एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस था। ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में एक टेंशन चल रहा था, जियोपॉलिटिकल टेंशन। और ये कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। जो ही सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है ना, उसके बाद कोल्ड वार शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू कब हुआ था? 1939 से शुरू हुआ था। ये कब तक? 1945 तक ये सेकंड वर्ल्ड वार चला था। तो जब 1945 में ये ख़त्म होता है तो कोल्ड वार शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो कोल्ड वार है ना 1945 में शुरू हुआ था, कोई कहता है 1947 में शुरू होता है। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन अब 1945 को ही मान के चलेंगे। और जब ये ख़त्म हुआ था ना, ये 1991 में ख़त्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे भी बहुत सारे कहते हैं कि ये 1989 में ख़त्म हुआ था, ठीक है ना, लेकिन हम 1991 को ही देख के चलेंगे कि 1991 में ही ख़त्म हुआ था। तो ये जो कोल्ड वार था ना, ये कभी भी डायरेक्ट वार नहीं हुई थी। ऐसी सिचुएशंस बनी थी कि शायद वार होगी, लेकिन डायरेक्ट हुई नहीं कभी भी वार उन कंट्रीज़ के बीच में। तो ये एक प्रॉक्सी वार चल रही थी। क्या थी? एक प्रॉक्सी वार थी। तो प्रॉक्सी वार क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे सपोज करो लड़ाई ए और बी के बीच में है, लेकिन ये कभी डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? जैसे सी और डी के बीच में लड़ाई चल रही है, तो ए सी को सपोर्ट कर देगा और बी डी को सपोर्ट कर देगा। तो दुनिया की नज़र में लड़ाई किसके बीच में? सी और डी के बीच में है, लेकिन इनके पीछे कौन है? इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? ए और बी। ठीक है, ये होता प्रॉक्सी वॉर। हम देखेंगे कोल्ड वार शुरू कैसे हुआ था। तो जो ही सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है ना, तो कोल्ड वार शुरू हो जाता है, क्योंकि अब पूरे विश्व में दो ही ताकतें बची थी, यूएसए और यूएसएसआर। दो ही स्ट्रांग पावर्स थी, सुपर पावर्स अब दो ही बची थी। और इनके बीच में टसल चल रही थी कि इनमें पावर रिवॉल्वरी हो रही थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन ज़्यादा डोमिनेंट है। तो यही इनके बीच में चल रहा था। तो लेकिन स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखना कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो ये जो यूएसए और यूएसएसआर थे ना, ये दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, एलाइज थे एक दूसरे के। लेकिन कोल्ड वार में ये दुश्मन बन गए थे एक दूसरे के। तो क्यों बने थे? कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो दुनिया में दो ही ताकतें बची थी। तो अब ये आपस में लड़ रही थी कि अब सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। पावर रिवॉल्वरी हो रही थी इनमें, और कौन ज़्यादा डोमिनेंट है। और इसके साथ इनमें कन्फ्लिक्ट्स भी चल रहा था। कौन सा? आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स भी थे। इनकी सोच भी अलग अलग थी, इनकी विचारधारा अलग अलग थी। जो यूएसए था ये सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को। किसको सपोर्ट करता था ये? कैपिटलिज्म को। और यूएसएसआर सपोर्ट करता था सोशलिज्म को। ठीक है, एक सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को और एक सपोर्ट करता था सोशलिज्म को। तो वैसे स्टूडेंट्स, कैपिटलिज्म तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ कैपिटलिज्म का मतलब होगा प्राइवेट ओनरशिप। क्या होगा? प्राइवेट ओनरशिप। बेसिकली जहाँ प्राइवेट ओनरशिप अलाउड हो, जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप अलाउड हो, जहाँ हर किसी को अपनी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यूएसए का मानना ये था कि हर किसी को अपनी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। लेकिन यूएसएसआर सपोर्ट करता था सोशलिज्म को। ये किसको सपोर्ट करता था? सोशलिज्म को। इसका मतलब क्या था कि सारा जो भी चीज़ है वो स्टेट के पास होना चाहिए, स्टेट के पास हो, स्टेट खुद ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने सिटीजन्स के बीच में। तो इसका मानना ये था। इसलिए ये सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, ये कैपिटलिज्म को। इसलिए इनमें आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स भी थे। तो अब ऐसा क्राइसिस भी हुए थे। ऐसे क्या क्राइसिस हुए थे कि जब ऐसे मोड़ आए थे कि जब लगा कि शायद अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो वो हुआ था क्यूबन मिसाइल्स के टाइम में। क्यूबन मिसाइल्स के टाइम में क्या हुआ था कि स्टूडेंट, जो क्यूबा है ना, क्यूबा,
इसको हम जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये जोग्राफिकली यूएसए के पास में है। क्यूबा है जोग्राफिकली यूएसए के पास में, लेकिन ये फ्रेंड क्यूबा किसका फ्रेंड है? यूएसएसआर का। ये यूएसएसआर का दोस्त है, लेकिन जोग्राफिकली ये यूएसए के पास है। तो अब यूएसएसआर को चिंता होने लगी कि कहीं यूएसए ओवरथ्रो ना कर जाए और क्यूबा पर अटैक ना करे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसएसआर ने सोचा हम अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे क्यूबा को। क्या करेंगे? क्यूबा को मिलिट्री बेस बनाएंगे। तो क्यूबा को मिलिट्री बेस बनाएंगे तो क्या करते हैं ये कि यहाँ से चल पड़े कुछ वारशिप लोडेड विद न्यूक्लियर वेपन के साथ, किसके? यूएसएसआर के, कि हम बस यहाँ के लिए जाएंगे क्यूबा के लिए। तो होता क्या कि जब यूएसए भी देख रहा था, यूएसए देखता कि जब शिप्स आ रहे हैं तो वो अलर्ट हो जाता है। तब यूएसए इन शिप्स को यहाँ रास्ते में रोकने का ऑर्डर दे देता है, बीच में इंटरसेप्ट करता है और इन जहाज़ों को रोक देता है। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ना इसके यूएसए के, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे किसके? यूएसए के थे। इनको इंटरसेप्ट कर दिया, इनके जहाज़ों को बीच में रोक लिया। तो ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम के? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपनी कॉपी पे नोट करते रहना। क्या हुआ था कि जैसे ये सपोज करो यूएसए यहाँ पे है, तो यूएसए के साथ ही ये एरिया लगता है क्यूबा, ये क्यूबा है। अब यूएसएसआर यहाँ पे है, तो यूएसएसआर का दोस्त है क्यूबा। तो अब यूएसएसआर को लगा कि अगर हम इसको अपना मिलिट्री बेस बना लेंगे तो यहाँ से इजी रहेगा यहाँ पे मिसाइल दागने यूएसए के ऊपर। तो जब इनके जहाज़ यहाँ से चल रहे थे, बहुत सारे उनमें न्यूक्लियर्स वगैरह लोड करके जा रहे थे, तो यूएसए ने देखा कि इनके जहाज़ आ रहे हैं। तो उसी टाइम हुआ था कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा अब। तो यहाँ पे जो इनकी आर्मी थी, मिलिट्री थी, इन्होंने यहाँ पे ही इनको इंटरसेप्ट कर लिया इन जहाज़ों को। उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। इन्होंने ऑर्डर किया और ये जहाज़ यहाँ पे रुक गए। अच्छा ही हुआ था रुके थे, नहीं तो आज वर्ल्ड जो है ना ऐसा नहीं होता, वर्ल्ड का नक्शा चेंज हो जाता क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे ना कि ये एक बार नहीं बल्कि 10 बार इस दुनिया को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन वो अच्छा ही हुआ कि ये मूव बैक करके पीछे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक क्या है। तो वेस्टर्न ब्लॉक किया जो यूएसए वेस्ट में था, इसीलिए इन्हें वेस्टर्न ब्लॉक बोला गया, और ईस्ट में था यूएसएसआर और इन्हें ईस्टर्न ब्लॉक बोला गया। यही इनका लॉजिक है ईस्टर्न और वेस्टर्न में। तो जो वेस्टर्न ब्लॉक था तो इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने नाटो बनाया था। क्या बनाया इन्होंने? नाटो। कब बनाया इन्होंने नाटो? अप्रैल में। अप्रैल कब? 1949 में। ठीक है, ये नाटो बनाया था 12 कंट्रीज़ ने मिलके बनाया था। कितनी कंट्रीज़ थी? 12 कंट्रीज़। और इनमें क्या था लॉजिक इन कंट्रीज़ का कि इन 12 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री के ऊपर भी कोई दूसरी कंट्री इनमें से किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो ये इन पूरी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक माना जाएगा, और ये 12 की 12 कंट्रीज़ मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगी। ये इसका लॉजिक था। तो अब इन्होंने वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। किसने? इन वेस्टर्न ब्लॉक ने। इन्होंने क्या बनाया फिर? सीटो बनाया, फिर सेंटो बना दिया बाद में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ये जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस थी तो ये बनाई इन्होंने। उसके बाद सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। किसने बनाई है? वेस्टर्न ब्लॉक ने। तो अब वेस्टर्न ब्लॉक ने बनाई तो ईस्टर्न ब्लॉक कहाँ चुप बैठेगा? ईस्टर्न ब्लॉक भी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ईस्टर्न ब्लॉक ने क्या किया? वार्सम पैक्ट बनाया इन्होंने। वार्सम पैक्ट बनाया। कब बनाया स्टूडेंट्स? इन्होंने 1955 में। इसी के जवाब में इस जो इन्होंने नाटो बनाया था, इन्होंने वार्सम पैक्ट बना लिया। क्यों बनाया? कि जो भी नाटो की फोर्सेस को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये वार्सम पैक्ट बना दिया 1955 में। और इसके साथ इन्होंने भी अपने रिलेशंस क्लोज कर दिए वियतनाम के साथ, कोरिया के साथ
और इराक़ के साथ इन्होंने अपने रिलेशन बढ़ा दिए ईस्टर्न वालों ने, क्योंकि जो वेस्ट वाले करते थे वही ईस्ट वाले उसके उल्ट में कर लेते थे। अब हम देखेंगे ये नाम, इसका पढ़ेंगे हम। NAM क्या था? नाम क्या होता है? नॉन अलाइन मूवमेंट। अब ये क्या, दो ग्रुप तो ऑलरेडी बन चुके थे, अब ये क्या, थर्ड ग्रुप बन गया। अब ये कौन सा बन गया? थर्ड ग्रुप। कौन सा था ये? नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे हम नाम बोलते हैं। तो ये बना कब था? ये 1961 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया था। वो कंट्रीज़ कौन थी? वो ऐसी कंट्रीज़ थी जो मतलब रिसेंटली ही इंडिपेंडेंस मिला था उन कंट्रीज़ का। और इनका क्या मकसद था इस ग्रुप को बनाने का? इन्होंने ये बोला कि ना देखो यार, ना तो हम ईस्टर्न ब्लॉक के साथ हैं ना वेस्टर्न ब्लॉक के साथ हैं, हम रहेंगे न्यूट्रल। हमें कोई लेना देना नहीं किसी के साथ, आप जो कर रहे हो करो। ना हम USA का साथ देंगे ना USSR का साथ देंगे। तो इन्होंने नाम बनाया था। तो ये 5 कंट्रीज़ थे जिन्होंने ये नाम बनाया था। कौन था इसमें? इसमें एक इंडिया था। आप स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पे नोट करना है इसको। एक इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और गायने, 5 कंट्रीज़ थे। और इंडिया के जो थे, किसने साइन किया था इसको? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको नाम को बनाया था। तो अब जो नाम था जब इस्टेब्लिश हुआ तो इनका पहला समिट हुआ, पहली मीटिंग होती है इस नाम की। कब होती है? 1961 में। ये बहुत ज़रूरी है, याद रख लेना आपसे। कहाँ पे हुई है? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में पहली इनका समिट होता है इस नाम का। स्टूडेंट बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया में है बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पे? यूगोस्लाविया में। इनका यही था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी का भी साथ नहीं देंगे। तो अब क्या, अब कितने, 3 मतलब कितनी अब बन गई थी ये? 3 वो कंट्रीज़ बन गई थी। एक में तो आते थे ना ये वेस्टर्न ब्लॉक, एक में ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक सपोर्ट करते थे कैपिटलिज्म को, ईस्टर्न वाले करते थे सोशलिज्म को। अब थर्ड आ गई नाम। थर्ड कौन सी आ गई? नाम। इन्होंने बोला कि हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि 1980s के दशक में क्या ऐसा हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी, तो इसको हम समझेंगे। स्टूडेंट्स 1980s में मॉस्को में ओलंपिक्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं? मॉस्को। ये ना ऐसा कोल्ड वार हुआ था ना, जो एक भला करता था दूसरा उसके उल्टे में कर लेता था। तो ऐसा ही हुआ था। मॉस्को कहाँ है स्टूडेंट? USSR में था। एक जगह का नाम है, आज तो कैपिटल है ना रशिया की। तो USSR में था ये मॉस्को। तो वहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे। ओलंपिक्स तो पता है ना, गेम्स होती हैं। तो वहाँ पे जब हुए तो इनको बॉयकॉट कर दिया USA ने बोला कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे इस गेम्स में। तो बोला भाई ठीक है नहीं लेंगे। तो उसके बाद फिर 1984 में फिर ओलंपिक होते हैं, लेकिन अब ये कहाँ पे होते हैं? लॉस एंजलिस में। अपनी कॉपी पे लिखते रहना स्टूडेंट्स आप इनको, एंजलिस। तो ये कहाँ पे? अब ये USA में है। तो अब क्या होना था? अब उन्होंने बॉयकॉट कर लिया, अब USSR वालों ने बॉयकॉट कर लिया। तो ये उल्टा होता था, जो एक करता था दूसरा उसका उल्टा कर लेता था। तो ये चलता रहा। तो फिर क्या हुआ? जब ये चल रहा था तो उसी दौरान क्या था, रोनाल्ड रेगन जो थे ना USA के प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन? मैं लिख लेता हूँ नाम इनका, रोनाल्ड रेगन। ये प्रेसिडेंट बनते हैं किसके? USA के। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने इंक्रीज कर दिया मिलिट्री स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर दिया। और जबकि वाइल USSR कुड नॉट कीप अप ड्यू टू इट्स फेलिंग इकोनॉमी, लेकिन USSR इस चीज़ को नहीं कर पाया क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो थी फेल हो चुकी थी। USSR इसका मुकाबला नहीं कर पाया क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक अब कमज़ोर हो चुकी थी। किसकी? USSR की। उन्होंने तो मिलिट्री वगैरह अपनी मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर लिया, अपनी मिलिट्री बढ़ा ली। किसने? USA ने। लेकिन USSR उनका मुकाबला नहीं कर पाया क्योंकि ये काफ़ी हद तक अब धीरे धीरे कमज़ोर हो चुका था। अब पढ़ते हैं 1985 में क्या हुआ था।
तो 1985 में एक नए लीडर आते हैं, किसके? यूएसएसआर के। इसका नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, माइकल गॉर्बेचोव। माइकल गॉर्बेचोव यहाँ के एक नए लीडर बनते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना यूएसएसआर की, उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इनके आते ही कोल्ड वार धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। जो ही ये आए थे तो कोल्ड वार अब धीरे धीरे समाप्ति पे हो चुका था। तो उसके क्या रीज़न्स भी थे। मेन रीज़न्स क्या थे कि अब जो इकॉनमी थी ना यूएसएसआर की इकॉनमी अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थी। तो अब जब जिस कंट्री के पास इकॉनमी नहीं रहती है तो जाहिर सी बात है वो जंग भी नहीं लड़ पाएगा फिर। तो ये तो आए थे ना जो माइकल गोर्बेचोव, ये तो इकॉनमी को बढ़ाने आए थे और अच्छे रिफॉर्म्स लाने आए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कम्युनिस्ट इकॉनमी जो थी ना ये धीरे धीरे कोलैप्स करती जाती है और कैपिटलिस्ट जो थे ना इनका मुकाबला नहीं कर पाती है। तो आखिर में क्या होता है कि 1991 में कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है और जो ये यूएसएसआर था ना इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। और इसको जब ये टूटता है तो बहुत सारे देश निकलते हैं, देश बनते हैं इसमें से जैसे कजाकिस्तान है, तुर्किस्तान है, बहुत सारी कंट्रीज़ निकल के आती हैं यहाँ से। तो यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है। तो बाद में क्या बनता है फिर? ये रशिया रह जाता है। यूएसएसआर से बहुत सारी कंट्रीज़ निकल जाती हैं। 1991 में इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। तो अब क्या हुआ? अब वर्ल्ड क्या हो गया? अब यूनिपोलर हो गया वर्ल्ड। क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब यूनिपोलर। पहले क्या था? बाईपोलर था, क्योंकि जो शक्ति थी दोनों तरफ थी ना। जब यूएसएसआर टूट गया, ख़त्म हो गया, तो अब क्या यूनिपोलर आ गया। अब एक ही मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रही है। अब तो वो कौन रही है? अब यूएसए, जो आज भी सुपर पावर है। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा कोल्ड वार था। ज़्यादा टफ इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि कोल्ड वार क्या था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही थी। इसमें दो कंट्रीज़ जो थी, दो गुटों के बीच में ये टेंशन्स था, एक ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, क्योंकि इनमें पावर रिवैल्वरीज हो रही थी और इनमें आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स भी थे। एक सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को, दूसरा सपोर्ट करता था सोशलिज्म को। अपनी अपनी विचारधारा थी इनकी। और फिर क्यूबन मिसाइल्स में क्या हुआ था, उसके बाद नाम स्टैब्लिश क्यों किया था कि नाम स्टैब्लिश इसीलिए किया था कि वो सारी मतलब ऐसी कंट्रीज़ थी जो 1947 और 1915 के आसपास इंडिपेंडेंस मिली थी इन कंट्रीज़ को, मतलब अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और ये नहीं चाहती थी कि हम इन ग्रुप में फंस जाएं। तो इसलिए इन्होंने नाम स्टैब्लिश कर दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी का भी साथ नहीं देंगे, हमारी नज़र में दोनों ठीक हैं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो फिर धीरे धीरे यूएसएसआर टूटता गया और आखिर में वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। ठीक है, लेकिन कोल्ड वार का ये याद रखना कि ये कभी भी हॉट नहीं हुई है वर्ल्ड। हॉट अगर हो जाती तो शायद जैसे आज हम अपने इस वर्ल्ड को देख रहे हैं ना तो वैसे नहीं देख पाते। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।